सवर्ण समुदाय के लोगों को, जो हम लोग को हिंदू कहते थे, उनका तो चेहरा खुल करके आ रहा है। जनरल कैटेगरी नहीं है तो इतना हाय तौबा मचा रहे हैं। तेली कहा जा रहा है, झंडा जलाया जा रहा है, उनका पुतला जलाया जा रहा है। जो SC ST OBC स्टूडेंट्स को सुरक्षित करता है कैंपस के अंदर, आप उस पर इतना हाय तौबा मचा रहे हैं। हर जिले में कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ पे हमारे 5000 से कम कार्यकर्ता है। OBC के लोग इसमें व्यापक तौर पे जुड़ रहे हैं इस मुहिम से कि जो UGC एक्ट लाया गया है, OBC का भी अगर जातीय जनगणना में अगर सम्मिलित नहीं किया गया तो सीधे तौर पे हम बता देते हैं कि सरकार को भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से टकराना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि इस देश में जातीय जनगणना हो। मेरे साथ भीम आर्मी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं और समझने की कोशिश करेंगे ASP और भीम आर्मी के संबंधों को लेकर, चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, क्योंकि लगातार चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो यूपी में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। साथ ही सामाजिक मुद्दे को लेकर चाहे भीम आर्मी हो या ASP हो, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पीड़ित जो भी है वहाँ वो जाते हैं। क्या है पार्टी की रणनीति? और अभी जो तमाम जो UGC का बड़ा मुद्दा है, अभी सोचिए कि ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अमर ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। क्या लग रहा है पार्टी की तैयारी चुनाव, यूपी चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है आप लोग? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। हमारे जो प्रत्याशी हैं संभावित, वो सारे लोग अपने दमखम से अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं और बहुजन समाज के तमाम मुद्दों पे, क्षेत्र के तमाम जो मुद्दे हैं उस पर मुखर भी हैं, लोगों के बीच जागरूकता भी चला रहे हैं। यहाँ तक कि जो भी क्षेत्र की समस्याएं प्रशासनिक स्तर से सुधार किया जा सकता है, उसके लिए वो लगातार क्षेत्र को मुद्दों को लेकर के वहाँ संघर्षरत है और वहाँ के प्रशासन से और तमाम लोगों से मिल करके वहाँ की समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। कई हमारे प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के जो संभावित हैं, वो लोग सभी लोग जिनको हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इशारा किया है कि आप उस क्षेत्र में तैयारी कीजिए। अभी से यूपी में इशारा हो बिल्कुल गया। बिल्कुल, कई लोग हैं हमारे जो लगातार अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं और वो वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, मजबूत उनका काम चल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? भीम आर्मी के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह का सपोर्ट भीम आर्मी कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है पार्टी को? एक तरफ सामाजिक संगठन है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं आप? देखिए, भीम आर्मी हमेशा से बहुजन समाज के जो तमाम मुद्दे हैं उस पर तो लड़ती ही लड़ती है और हम लोग जो भी काम करते हैं भीम आर्मी के लोग, वो आज़ाद समाज पार्टी के फायदे के लिए ही करते हैं और हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि आज़ाद समाज पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप भीम आर्मी दे और उस रणनीति के तहत ही हम लोग संगठन का निर्माण कर रहे हैं। बहुजन समाज के मुद्दों पे जाते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, उनके शोषण पे, अत्याचार पे, अन्याय पे, उनके संवैधानिक अधिकारों पे कोई मामला आता है उस पे लड़ाई लड़ते हैं। सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से या जातिवादी मनुवादियों से भी अगर मुकाबला करने की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग मुखरता से लड़ाई लड़ते हैं और इस माध्यम से हमारे बिहार में भी आपने देखा होगा जिस प्रकार से विधानसभा का चुनाव बीता, जितने भी कम ही प्रत्याशी हमारी पार्टी संगठन ने लड़ाया, लेकिन जितने जगहों पे लड़े हम लोग दमखम से लड़े और उसका परिणाम है कि हमारे बहुजन समाज के लोगों ने बिना संसाधन वाली पार्टी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उस पर भरोसा जताया और बिहार में जो करोड़ों रुपए खर्च करके जन स्वराज जैसे पार्टी, प्रशांत किशोर से भी ज़्यादा मत हमारे प्रत्याशियों ने पाया। अच्छा, प्रशांत किशोर की पार्टी से ज़्यादा वोट है आपको? बिल्कुल। कितना? कई सीटों पे तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पे हम लोग प्रशांत किशोर से पार्टी से ज़्यादा वोट पाए हैं। अच्छा, मुझे कई लोग फ़ोन करते हैं कि मुझे भीम आर्मी से जुड़ना है, आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ना है, तो क्या स्ट्रक्चर है? देखिए, जुड़ना है तो स्पष्ट तरीके से अगर आपको फ़ोन आता है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ने के लिए तो ये बहुजन समाज का प्यार है और तो वो आप देखते हैं। मतलब वो तरीका क्या है, कैसे जुड़े? मेरे पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। क्या कोई वेबसाइट है? बिल्कुल, देखिए, भीम आर्मी का तो कोई वेबसाइट नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी k.org करके पार्टी का वो है, वेबसाइट है। उस पर कई कॉन्टेक्ट्स नंबर दिए गए हैं अलग अलग स्टेट के, ठीक है। या आप गूगल पे भी जब सर्च मारेंगे तो भीम आर्मी के कई पदाधिकारियों का नंबर आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग भीम आर्मी से जुड़ना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है, भीम आर्मी से जुड़ना चाहते हैं।
और मुझे याद है जब मेरठ गए थे चंद्रशेखर भाई, उसके बाद से मेरे पास खास करके उत्तर प्रदेश से हर दिन 150 से ज़्यादा कॉल भीम आर्मी से जुड़ने के लिए आ रहा था उत्तर प्रदेश के लोगों। मैं उन सबको उत्तर प्रदेश के जिस जिले के रहते थे वहाँ के पदाधिकारी एक जो आप लोग की जो विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, जो पीड़ित परिवार होते हैं वो मुझे कई बार फ़ोन कर चुके, मेरा पब्लिक डोमेन में नंबर है, नेशनल दस्तक को देखते भी हैं लोग, तो वो मैं देखता हूँ जैसे आपके पार्टी के जो प्रमुख हैं वो भी ट्वीट करते हैं, तमाम जहाँ तक उनकी पहुँच है, लोग अपनी बात को बताना चाहते हैं, अपनी तकलीफ़ों को शेयर करना चाहते हैं। उसके लिए कोई मैकेनिज़्म आप लोग डेवलप कर रहे हैं कि जो पीड़ित है वो आपसे कैसे संपर्क, जैसे बिहार का कोई पीड़ित है तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, या जो आपके राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे कैसे बात? देखिए, बिहार के पीड़ित परिवारों के लिए मैंने एक नया शुरुआत किया है जनवरी के महीने से, कि हर महीने के 10 तारीख को हम लोग जनता दरबार लगाते हैं, वो सोशल मीडिया पे लाइव करके, और पूरे बिहार में कहीं भी दलितों पे, पिछड़ों पे, महिलाओं पे, या कोई भी किसी भी पीड़ित परिवार पे अगर कोई मामला होता है तो उनके लिए भीम आर्मी जनता दरबार लगा रही है। वो वहाँ पे आएंगे और आ करके अपनी समस्याओं को बताएंगे और उनका समाधान का प्रयास भीम आर्मी की तरफ से किया जाएगा, चाहे प्रशासनिक मदद करना हो या न्यायालय में कोई मदद करना हो या किसी भी लेवल पे मदद करना हो, उनके लिए आंदोलन करना हो, वो सारी मदद हम लोग भीम आर्मी की तरफ से उनको मुहैया कराएंगे। और हमारे जनता दरबार जब लगता है उसमें हम लोग अपना मोबाइल नंबर, तकरीबन 10 मोबाइल नंबर हम लोग सार्वजनिक करते हैं। बिहार में आपकी कितनी संख्या भीम आर्मी की? तकरीबन एक्टिव कार्यकर्ता पूरे बिहार के अंदर कम से कम हमारे 2.5 से 3 लाख लोग होंगे। युवा जोड़ रहे हैं जी बिल्कुल। हर जिले में कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ पे हमारे 5000 से कम कार्यकर्ता हैं अभी फिलहाल। मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम किसी भी जिले में। मतलब आप लोग उस सिचुएशन में है कि एक बिहार कॉल बंद दे सकते हैं? बिल्कुल। और हम लोगों ने किया है, बिल्कुल किया भी है हम लोगों ने पहले, चाहे रोस्टर का मामला हो, 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, SC/ST एक्ट का मामला हो, या एक बार जो उस पर प्रमोशन में आरक्षण का मामला हो। हम लोग ने 3 बार बिहार बंद करवाया। और हमारे भीम आर्मी के समर्थन में बिहार के जो राजनीतिक दल है, एक जो आप लोग को जो बाउंड्री बांधा जा रहा है कि इसमें सिर्फ रविदास समाज के बच्चे हैं। देखिए, मैं तो अपने आप को बहुजन मानता हूँ, लेकिन जाति देखी जाए तो मैं तो रविदास समाज से नहीं आता हूँ। हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, मैं जाति से दुसाध हूँ, पासवान हूँ, मुझे मौका दिया है बिहार में बिहार की जिम्मेदारी संभालने के लिए। उत्तर प्रदेश में हमारे भाई कुलदीप भार्गव जी हैं, वो पासी समाज से आते हैं, तो कहाँ सिर्फ और सिर्फ पिछड़े अति पिछड़े समाज, यादव, कुर्मी, कुशवाहा ऐसे जोड़ने बिल्कुल है। हमारे बिहार के आज़ाद समाज पार्टी युवा का प्रदेश अध्यक्ष है, यादव समाज से आता है। कुशवाहा समाज के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भीम आर्मी। बिल्कुल, ये डाइवर्सिटी है। बिल्कुल है। मुस्लिम भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। और हम लोग हर वंचित जातियों को, जिसका कोई नेतृत्व नहीं है, उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग भी हमारे कनेक्शन में आते हैं, मैं उन सबको जो समान भागीदारी होनी चाहिए उस हिसाब से उनकी जिम्मेदारी। और जी क्या लग रहा है, ये जो UGC का जो नया जो ये गाइडलाइंस है, सिर्फ ये कोई बिल नहीं है, कानून, एक गाइडलाइंस है, इसको लेकर जिस तरह से जनरल कैटेगरी के जो लोग विरोध कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? क्या उनके कई सारी चिंताएं हैं कि फर्जी मुकदमे होंगे, हमारे लोग उस कमेटी में नहीं होंगे जनरल कैटेगरी के? देखिए, उनकी चिंताएं जायज़ है, अपना चिंता वो कर रहे हैं बिल्कुल। और ये वो पहली बार नहीं है। जब भी इस देश में कुछ नया चेंजेज होता है तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो अपनी चिंताएं पहले कर लेते हैं कि हम सेफ तो हैं ना। जब वो अपने आप को सेफ पाते हैं तब तक वो कुछ नहीं बोलते, जहाँ थोड़ा सा उनको डाउट लगता है। और मुझे लगता है कि UGC एक्ट जब बनाया जा रहा था, इसमें गाइडलाइंस जब जारी किया जा रहा था, तो इसको लेकर के सरकार ने दुविधा उनका दूर नहीं किया। तो इसमें सरकार को भी चाहिए कि इस मामले पे एक ब्रीफ उनको समझाए कि भाई ये किसी भी जाति वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्वलिटी लाने के लिए, वहाँ पे भेदभाव रोकने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए चीज़ें की गई हैं। और एक गाइडलाइन आपत्ति कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट तो पहले से भी था, ये OBC को क्यों घुसाया? आप बताइए हमको, आप OBC समाज से आते हैं, आपके ऊपर कोई SC/ST एक्ट का मुकदमा है?
नहीं है मान SC/ST एक्ट का मुझ पर इंडिविजुअल नहीं है। नहीं है। तो आपने कभी SC/ST को किसी को सताया नहीं, तो आप पे मुकदमा क्यों होगा? आपके मन में कोई ऐसा ख्याल नहीं आया तो आप पे मुकदमा क्यों होगा? तो इसी प्रकार से जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके मन में अगर ख्याल ही नहीं होगा कि हमको SC नहीं, लेकिन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि खौफ है। जो हमारी नैरेसिंग थी, जाति तो सबको समझाया जाता है, ओबीसी की जातियाँ भी जातिवाद करती है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे नैरेसिंग हुई तो हम सावधानी बरतते हैं कि हम कोई कास्टिस्ट रिमार्क्स ना करें, हम कोई जातिवादी टिप्पणी ना करें, क्योंकि कानून का खौफ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और ये कानून का खौफ नहीं होगा तो आपको क्या लगता है कि ये देश के जातिवादी लोग जो दलितों को हजारों वर्षों तक शिक्षा से वंचित रखे, इनको लेकिन मैं वो ये दलित समाज तो लड़ाई लड़ ही रहा है। वो कह रहे हैं कि SC/ST से हमको प्रॉब्लम नहीं है, ओबीसी को क्यों घुसाया, ओबीसी को क्यों प्रिवेंशन एक्ट दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ओबीसी समाज के लोग बाहर आएंगे, लड़ेंगे? वो जो ओबीसी के लोग, क्या दिख रहा है कि वो इस एक्ट को लेकर, दलित समाज के तो लोग लड़ ही रहे हैं आरक्षण की लड़ाई, संविधान की लड़ाई, तमाम SC/ST OBC बहुजन जाट पटेल मराठा सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। ये ओबीसी के लोगों की जो रिप्रेजेंट अभी जो सोशल मीडिया पर जो उनका ग्रूमिंग है या वो जो रिप्लाई कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? लग रहा है कि ओबीसी में चेतना आई है? देखिए, ओबीसी में चेतना बिल्कुल आई है। बिहार की ही मैं बात कर लूँ, कई ओबीसी के जो युवा नेता हैं वो लोग हमारे संपर्क में आए कि भैया इस पे क्या करना है, इसको लेकर के क्या स्टैंड लिया जाए, हम लोग को बिहार में आंदोलन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और रही बात कि ओबीसी समाज को क्यों जोड़ा गया, तो इनके साथ एट्रोसिटी जातीय नहीं होती है क्या? अभी आपको हाल नहीं, हायर एजुकेशन जो महीन जातिवाद है उसमें तो SC/ST OBC देखा जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं देखते हैं कि चंद्रवंशी है कि यादव है कि कुर्मे कुशवाहा, अच्छा OBC है नंबर काटो। शेड्यूल कास्ट में ही नहीं देखते हैं कि वाल्मीकि है, रविदास है, पासवान है, नंबर काटो। सवाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो पीड़ित लोग हैं, सबकी लड़ाई दलित समाज के लोग, क्या मैं सिर्फ आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आप ग्राउंड पर ओबीसी के जो भागीदारी है इस मिशन मूवमेंट में, उससे संतुष्ट हैं आप लोग या और कुछ करने की जरूरत? नहीं, बिल्कुल ओबीसी के लोग इसमें व्यापक तौर पे जुड़ रहे हैं इस मुहिम से कि जो UGC एक्ट लाया गया है इसके समर्थन में, इसके गाइडलाइंस के समर्थन में, और इसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए खास कर जानकार लोग बता रहे हैं कि RSS की सरकार है, बीजेपी की जाति जनगणना दरअसल उसको बाहर डाइवर्ट करना है, इसलिए आपको एक झुंझुना दे दिया गया कि आप बजाइए। नहीं तो सरकार, क्योंकि जाति जनगणना तो अब हो नहीं रही है। वो नहीं, सरकार ने तो बोला है ना कि जब जनगणना होगी तो जातीय जनगणना होगी। नहीं, 33 जो सवाल आए हैं, जो नोटिफिकेशन जारी है, उसमें तो वो पूछ रहे हैं पानी किस में पीते हैं, बर्तन में कि कटोरा में, खाते क्या हैं, घर का मुखिया कौन है। SC/ST की गिनती होगी, लेकिन अभी OBC की गिनती और जनरल की गिनती का देखिए, तो हम ये भी आपको बता देते हैं कि अगर देश में जातीय जनगणना नहीं होगा, SC का, ST का, OBC का, नहीं, SC/ST तो गिनाता ही है। हाँ, तो OBC का भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है। OBC का भी अगर जातीय जनगणना में अगर सम्मिलित नहीं किया गया तो सीधे तौर पे हम बता देते हैं कि सरकार को भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से टकराना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि इस देश में जातीय जनगणना हो और देश के OBC की भी रिप्रेजेंटेशन का पता चले कि वो शिक्षा में कितना आगे हैं, बिजनेस में कितना आगे हैं, या और भी अन्य सेक्टर में कितना आगे हैं। तो ये उसके लिए होना चाहिए जातीय जनगणना। अगर सरकार इसको नहीं करवाती है तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। OBC एक बड़ा वोट है, 60% 55% वोट है। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने OBC समाज को जोड़ने के लिए एक मुहिम चलाया है और स्पेशल गाइडलाइन जारी किया है कि पार्टी का जब भी संगठन का निर्माण होगा उसमें OBC की भागीदारी उनकी जनसंख्या के हिसाब से होनी चाहिए। उसकी जातीय जो बड़ी जातियां हैं उनको भी जो छूट गई हैं, जिनको बड़ी जातियां संख्या के हिसाब से आप कह रहे हैं, संख्या के ज़्यादा संख्या में, संख्या के हिसाब बड़ी छोटी क्या होता है? बड़ी छोटी नहीं, संख्या के हिसाब से जो बड़ी जातियां हैं उनकी भी भागीदारी, जिनकी भागीदारी नहीं है, जिनकी संख्या कम है, उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित कराया जाए। इसको लेकर के जब भी राष्ट्रीय कोर कमेटी का बैठक होता है उन्होंने अच्छा, एक सवाल जो लोग तमाम टीवी वाले एंकर कह रहे हैं कि वो जो ये सिर्फ गाइडलाइंस है, इसको कोई एक्ट, इसको कोई राइट्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है कि कोई सज़ा दे देगा
अगर किसी छात्र पर आरोप भी लगेगा तो पहले उसको समझाया जाएगा, मीटिंग होगी, काउंसलिंग होगी, बाद में वाइस चांसलर चाहे तो उनको टर्मिनेट कर सकते हैं, रेस्टिकेट, वो तो अभी भी टर्मिनेट कर देते हैं दलित पिछड़ों को। वो कह रहे हैं कि चूंकि इसकी कमेटी जो बनेगी उसमें कोई जनरल नहीं है, इसलिए हम इस पर भरोसा नहीं करेंगे, जनरल वालों का कहना है। आपको क्या लगता है, आज़ादी से पहले का छोड़ दीजिए, आज़ादी के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, चपरासी, चीफ जस्टिस, जज, कहीं भी दलित पिछड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग सब फैसला उनका मानते हैं। वो एक गाइडलाइंस के लिए भरोसा नहीं कर रहे हैं उन हिंदुओं पर जिनको वो अपना भाई कहते हैं। तो क्या दलित पिछड़े हिंदू पर सवर्ण समाज को भरोसा नहीं है? अब तक तो इस देश के बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट पे भी आंख मूंद के भरोसा करते हैं, हाई कोर्ट, जबकि सारे फैसले खिलाफ आते हैं। सारे फैसले खिलाफ ही। आप देखिए ना, बिहार में ही दलितों पिछड़ों का जहाँ जनसंहार हुआ, उन तमाम मामलों में सवर्ण समुदाय के लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वाले मामले तो सब पेंडिंग चले जाते हैं। कुछ जो ऑफेंस है, जो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसमें तो मान भी लेते हैं कि सजा वजा दे दी जाती है, लोक लाज का डर रहता है। जो रिजर्वेशन का मामला है, क्रीमिलेयर का मामला है, उसमें तो बिल्कुल मतलब वहाँ से तो कुछ नहीं। बिल्कुल। लेकिन तो यही बात है ना, सवर्ण समुदाय के लोगों को, जो हम लोग को हिंदू कहते थे, उनका तो चेहरा खुल करके आ रहा है। आप एक कमेटी में जो कि सजा नहीं दे सकती है, सिर्फ वो सही और गलत बता सकती है, आप उस कमेटी में जनरल कैटेगरी नहीं है तो इतना हाय तौबा मचा रहे हैं। और इस देश के टॉप इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट से लेके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक, हमारे वो कुर्मी जो शिक्षा मंत्री है उसको भाई साहब जो गालियां दे रही है, मोदी जी को उनकी जाति सूचक गाली दे रही है। बिल्कुल। तो ये चीजें देखिए ना, उनको तेली कहा जा रहा है, जाति तेली कहा जा रहा है, झंडा जलाया जा रहा है, उनका पुतला जलाया जा रहा है। झंडा पुतला ठीक है, गाली जो शिक्षा मंत्री को गाली दी जा रही है, शिक्षा मंत्री को जाति बताया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी की जाति बता करके गाली दिया जा रहा है। ये सीधे तौर पे जो लोग, तो क्या करेगा आप, जनरल कैटेगरी के आदमी बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? मुझे नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी जी ने UGC एक्ट से बड़ा उपहार जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% EWS आरक्षण देकर, तो विरोध का क्या देख रहे हैं? अब सोचिए ना, EWS आरक्षण जब दिया गया, इस देश का OBC SC ST समुदाय हाय तौबा नहीं मचाया, मोदी जी का पुतला नहीं जलाया, उनको गाली नहीं दिया, उनको नहीं बोल दिया कि आप सवर्ण थे। हाँ भाई, हमारी सरकार आएगी हम हटा देंगे, संविधान से हटा देंगे। बिल्कुल, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा कुछ हाय तौबा नहीं मचाया। लेकिन सिर्फ गाइडलाइंस पे UGC एक्ट जो है, जो SC ST OBC स्टूडेंट्स को सुरक्षित करता है कैंपस के अंदर, आप उस पर इतना हाय तौबा मचा रहे हैं, तो आपसे बड़ा जातिवादी आप लोगों को क्या लगता है? एक जो लंबी खाई थी, मंडल कमीशन के समय समाज जागरूक नहीं था, हमारे पास TV अखबार नहीं था, अब सोशल मीडिया है, जो समाज रिस्पॉन्ड कर रहा है, बहुजन समाज, उससे संतुष्ट हैं? देखिए, खास करके तो मैं धन्यवाद दूंगा बहुजन पत्रकारिता को, जिसको आप लोगों ने बढ़ाया है। और आप जैसे लोग देश में अगर सैकड़ों हजारों की संख्या में बहुजन समाज में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स जो पैदा हुए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद दूंगा कि UGC एक्ट के मामले पे जो काम वो कर रहे हैं और जो बातें रख रहे हैं अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, इससे बहुजन समाज में एक ज़बरदस्त माहौल है। और इस मामले पे, इस एक्ट के समर्थन में पूरे बहुजन समाज के लोगों में जागरूकता है, मोबिलाइजेशन भी है। जी बिल्कुल। तो संविधान से देश चलेगा और संवैधानिक जो भी प्रावधान होंगे आपको मानना पड़ेगा। अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप हिंसा का रास्ता मत अपनाइए, आप सरकार बना के फिर उसको बदल दीजिए। जैसे तमाम बहुजन समाज के नेता कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन हटा देंगे, संसद में बिल ला के। तो बाबा साहब ने व्यवस्था भी की है कि आप संसद में आइए, अपनी वोट से जीत कर आइए और फिर अपने हिसाब से चीज़ें करिए, लेकिन संविधान के जो प्रियम्बल हैं, जो संविधान की आत्मा है, उसमें नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये भी उन्होंने इंतजाम किया है, जिसमें इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और समानता की बात है। हम भारत के लोग और भारत के हर इंसान की गरिमा, आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और जातिवाद, मनुवाद यही करता है, इंसान की गरिमा को धक्का पहुंचाता है। इसलिए इस तरह के गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया सर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।